समझता हूँ आप लोग इसको सेमिनार समझिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम समझिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये पता लगेगा कि ये कोई सेमिनार नहीं था। ये इंसान को समझने की सबसे आसान प्रोसेस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर्स, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके अपने बच्चे, आपके स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, एवरीवन, वो कौन है, वो कैसे बिहेव करता है, वो क्यों ऐसे बिहेव करता है, इन सब सवालों के जवाब आपको एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मिल जाएंगे। आपकी प्रेजेंस कैसी है, इसके बेसिस पर हम लोग इसकी ड्यूरेशन को डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग है करीब मान के चलिए 10 घंटे की। तो अगर आज हम 10 घंटे नहीं स्पेयर कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम इसे नेक्स्ट दिन के लिए शेड्यूल कर लेंगे। ये कोई रूटीन ट्रेनिंग नहीं है जिसको आप रूटीन आम ट्रेनिंग समझते हैं। ऐसी ट्रेनिंग ना तो मेरे ख्याल से जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है उन मुद्दों पर कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई नहीं कर पाता। इतनी डेयरिंग नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलो, आप उस चीज़ के खिलाफ बोलो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और सदियों से चलता आ रहा है। मैं जिस कोशिश में हूँ वो इस कोशिश में हूँ कि जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और इसको बदलना पड़ेगा, और बिना हर किसी की पार्टिसिपेशन के इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों की क्या पार्टिसिपेशन होगी? मेरा इतना मानना है कि सबसे मजबूत और सबसे बदलाव लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कही है तो वो है विचार। सबसे पहले कोई चीज विचार में आती है। मेरे विचार में आई, मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। आपके भी विचार में तो ये बातें पहले जरूर होंगी, डेफिनेटली। आप लोग आपस में जब बात करते होंगे ना कहीं ना कहीं, तो इस तरह की बातें आप करते ही होंगे कि ये बहुत सही नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। आपको अपना रोल ही नहीं मालूम है। तो अगर आपको आज के बाद समझ में आना शुरू हो जाए तो आपको अपना रोल जो है प्ले करना शुरू करना है। वो रोल क्या है? वो रोल है इस मुद्दे पर बात करना। वो रोल है इस मुद्दे पर बात करके अपने साथ दूसरे लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करना, उनको उसके बारे में बताना। मुझे बात समझ में आ गई है, मैं आपके बीच में आ गया हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप इसको आगे आपका काम ही हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि इस ट्रेनिंग के बाद, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंसान को देखने की नज़रिया, लोगों को पहचानने का नज़रिया बदला है और अच्छा हुआ है, तो आपका काम है अब इसको आगे बढ़ाना। इसको सिर्फ इसलिए मत मान के चलिए कि स्कूल ने आपको बुला लिया है, आपका आना मजबूरी था क्योंकि आपकी ड्यूटी थी और आपको मैंने बुलाया है और आपका ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, ये बिल्कुल स्कूल के लिए नहीं है, ये आपके और आपके अपने बच्चों के लिए है। इसको ये मान के चलिएगा। जैसे ही आपको ये समझ में आना शुरू होगा, आपको लगेगा कि ये तो हर किसी के लिए है, इसमें किसी का रोल ज़्यादा बड़ा कम नहीं है, हम सबको ये करना पड़ेगा। और जो इससे पीछे हटेगा, नहीं करेगा, वो अपना सिटीजन होने का अपना अधिकार भी नहीं पूरा अपना काम भी नहीं कर रहा है, अपना ड्यूटी भी पूरी नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है फिर वहीं पर हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जहाँ पर हम लोग पीछे रह रहे हैं, जहाँ हम लोग कमी छोड़ रहे हैं। तो वो कमियां ना रह जाए, इसके लिए हम लोग शुरुआत करें। किसी भी इंसान को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस इंसान की जो थॉट प्रोसेस है, उसका सीखना है, बात करना है, खड़ा होना है, उसका चलना है, उसका काम करने का तरीका क्या है। अगर आपको वो इंसान इस लेवल पर समझ में आ जाए, मान लीजिए आपको एक 2 साल का बच्चा समझ में आ जाए कि इसका जो ये बिहेवियर और ये जो टॉक है ये इसलिए हो रही है, या 4 साल का या 5 साल का बच्चा अगर उस तरह बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। जैसे हमने उस दिन वो पेन वाला एक एग्जाम्पल आई थिंक किया था, तो आपको पता लगे कि आप तो उसका मतलब ही कुछ और समझते थे,
और वो तो एक्चुअली कुछ और ही था। ऐसे ही हमारे सवाल करने का तरीका, बात करने का तरीका, वो क्या बता रहा है हमें, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए तो आपके जवाब देने के तरीके बदल जाएंगे। इसी तरह से उसके बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर क्लासरूम के अंदर अगर टीचर को ये मालूम हो कि ये जो लाइन मेरी बैठी हुई है ये इस तरह से सीखती है, ये लाइन ऐसे सीखती है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। इस ट्रेनिंग के बाद आपका काम इतना आसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके बच्चों के भी रिलेटेड जो घर में बैठे हैं और आपके क्लासरूम में भी, क्योंकि तब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूं या टीचर जो बोल रहा है क्लास में उसका कितने बच्चों पे क्या असर हो रहा है। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि इसको ये बात नहीं समझ में आएगी, किसी भी बच्चे को फॉर एग्जांपल कि इसको नहीं आएगी, तो आप कम से कम रिलैक्स तो रहोगे ना। आपको पता तो है ना कि इसको इतनी बार में ये बात समझ में नहीं आएगी, इसको बात बताने के लिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो उससे आपको एक खास तरह की जो अभी क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर है परफॉर्मेंस का, और आपको ये लगता है कि मैं तो कोशिश कर ही रही हूं ना, वो बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहा पर्टिकुलर, तो अभी आपको ये नहीं पता लग रहा है कि वो क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि वो क्यों नहीं कर रहा है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंज करना पड़ेगा, वो क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपको ना कहीं किताबों में मिलेगा ना किसी सिलेबस में मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम इसको इतना फैला दें कि आने वाले वक्त में ये सिलेबस में होना इसकी मजबूरी हो जाए कि हर माँ बाप को बच्चा पैदा करने से पहले ये ट्रेनिंग अगर पता हो तो वो यहाँ पर मशीनें पैदा होने की बजाय इंसान पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इस देश के अंदर नौकर पैदा होने की बजाय इंसान पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इंसान की तरह कदर होनी शुरू हो जाएगी, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अदरवाइज अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी दौड़ में अपने बच्चे को फर्स्ट लाने के चक्कर में बाकी सबको पछाड़ने पे लगे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भाग रहे हैं। इंसान ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसने शिकार करना है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वो दौड़ ख़त्म करनी है। बेसिकली हमने उस बच्चे को, उस इंसान को उस अपने आप से मिलाना है, ताकि वो इस धरती पे आकर के बोझ ना बने, इस धरती पे आकर के दुनिया को बोझ ना समझे। नहीं तो हमारी लाइफ में कैसे होता है, हमें खुद ही नहीं मालूम है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुबह से लेकर शाम तक कैसे जी रहे हैं। मतलब सेम सर्कल हमारा दौड़ रहा है, वी आर नॉट लिविंग अवर लाइफ, बस दिन काट रहे हैं सिंपली कि हो रहा है टाइम पास। सो हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें उस लेवल पे जाना है जहां हम उन लोगों को, उन बच्चों को समझ पाएं। तो अगर क्लासरूम में टीचर को मालूम हो कि मेरा बच्चा जिसे मैं पढ़ा रहा हूं वो कैसे समझेगा, मुझे उससे कैसे बात करनी है, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे अगर थोड़ा बड़े हो जाएं और उस बच्चे को 15-16 साल की उम्र में पता हो पहले से ही कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो कितना आसान हो जाए, सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद जब वो मैरिड लाइफ में जाने वाला है, उसे अपने पार्टनर के बारे में पहले ही पता हो कि मेरा पार्टनर की थॉट प्रोसेस कैसी है, तो भी ज़िंदगी आसान हो जाती है। या शादी के बाद समझ में आ जाए अगर अपना पार्टनर। अदरवाइज हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है और शादी के मेरे ख्याल से 10 साल तक दोनों पार्टनर एक दूसरे को बदलने पे लगे रहते हैं, ये कह करके तेरे को कितनी बार समझा लिया, तेरे को कितनी बार बता लिया, तेरे को समझ नहीं आती, एक दूसरे को समझ ही नहीं आती। एंड देन आफ्टर 10 ईयर, फिर 10 साल की शादी के बाद हम चल तेरे को तो आनी ही नहीं समझ, और फिर हम ये कह करके और फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हम 10 साल बाद एक्सेप्ट करते हैं, तब तक हम अपने रिश्ते को इतना खराब कर चुके होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम शादी वाले बंधन में हैं क्यों। फिर हम वो डायलॉग बोलते हैं, ये लड्डू है जो खाए वो भी पछताए जो ना खाए। फिर वो वाले डायलॉग इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं मालूम कि हमने वो शादी क्यों की थी। वो हमारा कंपेनियन था कि हमारा कॉम्पिटिटर था। अपने पार्टनर के बारे में ही हमें समझ में बाद में आता है, 10 साल समझ में भी नहीं आता, फिर भी वो छोड़ना ही पड़ता है कि इसको नहीं आएगी समझ, तो इसलिए इस बात के ऊपर जिक्र करना ही बंद कर देंगे। दिमाग में रहेगी लेकिन जिक्र ही करना बंद करेंगे हम, झगड़े से बचने के लिए सिर्फ। मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि
मेरी गाड़ी के अंदर करीब करीब 15 दिन का सामान पड़ा होता है। मुझे खुद नहीं मालूम होता है कि यहाँ से मैं राजस्थान चला जाऊँगा कि गुजरात चला जाऊँगा कि वहाँ जा कर के लोगों से बातचीत कर, जहाँ भी लोग मतलब जा रहे हैं कि चलो अपनी रोटी का इंतज़ाम करने के बाद फिर उसके बाद मैं लोगों को समझाने चल पड़ता हूँ कि समझिए समझिए समझिए। तो अब वो एक मैडम मुझे बोलती है जब बाहर हम गए कि सर आपकी वाइफ का तो बड़ा त्याग रहा आपकी ज़िंदगी में, मतलब उस तो बहुत त्याग की देवी हो गई वो तो मैंने कहा कैसे हो गई बताइए। तो शी सेड कि आप तो बाहर रहते हैं इतना, और तो फिर आप बच्चों को टाइम कब देते हैं, लाइक दैट है ना, बच्चों को टाइम देना होता है, ऐसा है कुछ डायलॉग मतलब हमारे सोसाइटी में प्रचलित है। तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैं कहा चलिए ये बताइए आप अपने बच्चों को टाइम कैसे देते हो, जस्ट डिफाइन कीजिए, बच्चों को टाइम देने को आप क्या समझते हो और कैसे देते हो। तो सर बच्चों के साथ घूमना, बच्चों के साथ मूवी पिक्चर, कहीं घूमने ले जाओ, खिलाने ले जाओ, कुछ लाइक दैट। मैं कहा अच्छा चलिए ठीक है। आपने शाहरुख खान की कोई फिल्म देखी 3 घंटे की, एक तो मान लीजिए 200 रुपये दे करके टिकट खरीदी, 3 टिकट 600 रुपये में खरीद लिया आपने, या 4 टिकट थी। सबसे पहली बात तो कमाई भी आपने शाहरुख को दी, दूसरे नंबर पे आपने टाइम भी शाहरुख को दिया। बच्चों को क्या दिया, मैगडी लेकर गए तो बच्चों को खाने का ही तो दिया आपने उनको क्या दिया। क्या पूरे दिन में, मतलब पूरा दिन 24 घंटे में ऐसे कितने मिनट होते हैं जब आप एकदम ऐसे करके हाथ खड़े कर लेते हो कि बेटा जो तेरा दिल करे वो कर, ये आधा घंटा तेरा है, तेरे को छत से कूदना है छत से कूद, तेरे को टांग तोड़ानी टांग तोड़ा, तेरे को गेम खेलना गेम खेल, तेरे को गालियां देनी गाली दे, तेरे को जो दिल कर रहा है वो कर आधा घंटा। हम देते हैं हम उसे आधा घंटा कभी जिंदगी में? मुझे नहीं लगता कि हम उसे 5 मिनट भी देते हैं उसकी, जब वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सके, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। नहीं दे पाते हम लोग। हम हर मोमेंट उसको करेक्ट करने पे लगे रहते हैं कि तू गलत कहाँ है, तू गलत कहाँ है। हम उसे एहसास दिलाते रहते हैं कि तेरे अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, तुझे अगर गाइड करेंगे तो हम ही करेंगे, और हम स्पेशलिस्ट नहीं है। वो हमें रिजेक्ट कर चुका है एज ए स्पेशलिस्ट, तो फिर वो किसकी मानेगा? किसी की भी नहीं मानेगा। इसी तरह से अगर हम बीवी की बात करें तो आप त्याग की मूर्ति बता रहे हो। मैंने कहा मैं 72 घंटे 3 दिन से अपने घर में था, 72 घंटे हम मियाँ बीबी इकट्ठे थे, और 72 घंटे में एक बार भी हमारे माथे पर शिकन नहीं आई, सिर्फ स्माइल 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 और बातें बातें थी। आप पूरे दिन में कितने मिनट विद स्माइल बात करते हो अपने हस्बैंड से? कैलकुलेट कर लो कि जी 5 मिनट के बाद चालू हो जाते हैं हम तो अगर 5 मिनट के बाद चालू हो जाते हो तो 72 घंटे तुम्हारे कितने महीनों में बनते हैं, तुम लगा लो अंदाजा। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना टाइम किसको दे रहे हो, इट्स ऑल अबाउट आप कैसा टाइम दे रहे हो। सिर्फ पास बैठे रहने को टाइम देना नहीं बोलते हैं, या सिर्फ उसको उसके लिए कुछ खरीद के देने को टाइम देना नहीं बोलते हैं, या उसके लिए कुछ ला देना या उसके लिए कुछ अरेंज कर देने को टाइम देना नहीं बोलते हैं। टाइम देना माने व्हेन आपका कंपेनियन ये महसूस करे कि पास बैठा होने से सुकून मिल रहा है, उसके साथ होने से अच्छा लग रहा है। हमारे कितनों के बच्चे ऐसे हैं कि जब वो पास बैठते हैं तो रिलैक्स होकर के वो हमारे ऊपर लीन कर जाते हैं कि भैया अब हम अपने माँ बाप के पास, अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कितने कितने बच्चे हैं ऐसे? मैं नहीं देख पाता, बहुत कम बच्चे हैं। नहीं, आपको चिंता लगी रहती है हमेशा करियर की, हमेशा करियर की। हमें उसकी ट्यूशन्स, उसकी क्लासेस, उसके नोट्स, और वो जो आप दिन में अगर 1 घंटा भी उसको इन सब बातों के लिए लेक्चर देते हो ना, तो आप बाकी के 23 घंटे खराब कर चुके हो, समझ लो। उसके दिमाग में ये घूमता रहेगा कि पता नहीं किस मोमेंट इनका गरारी उधर ही आ जाए, फिर क्लासरूम के नंबरों पे आ जाएगी। हमें अल्टीमेटली जैसे ही उसको नीचा दिखाना है, जैसे ही उसको बताना है, अच्छा तेरे नंबर बता कितने आए थे, तेरे को ये काम तो बड़े अच्छे आते हैं, तेरे से पढ़ाई में टाइम बिल्कुल नहीं लगा था, काइंड ऑफ टाइप। ये मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी इतने खराब हैं। मैं कह रहा हूँ दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी विद मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आप टीचर हैं, टीचर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आप सबसे समझदार कौम में आते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं तो समझ लो उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा जिन्होंने चाइल्ड पेडागोजी नहीं पढ़ी है। समझो, आप कोई भी नहीं पढ़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, पेपर देने के लिए पढ़ रहा है, समझने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस बात को समझना और साथ में अपने आसपास लोगों से बात करना और उनको समझाना। तो ये जो आज की जो ट्रेनिंग होगी, आज का जो ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये इसी चीज़ को समझने के लिए होगी कि हम इंसान को समझे कैसे, उसका सीखने का तरीका अगर हमें मालूम पड़ जाए, उसका अगर किसी काम को, किसी सब्जेक्ट को करना ना करना उसका मतलब समझ में आए, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो आपके पास कॉपीज पेन होंगे, तो जो भी सवाल मेरे बोलते बोलते बीच में आ जाता है आप उसको नोट कर लीजिएगा। उस सवाल को आप मुझे मेल भी कर सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो। और फिर अभी क्या होता है, कई बार बोलते बोलते एकदम फ्लो टूट जाता है तो फिर दिक्कत होती है, तो नोट कर लीजिए, जब मेरी बात खत्म हो फिर पूछ लीजिए। ये मत समझिएगा कि जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो फाइनल स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो एक पैरामीटर पे जब मैं बात करूंगा तो वो एक ही पैरामीटर की होगी, बाकी पैरामीटर उसके साथ अटैच होकर के उसे कुछ और बनाएंगे, तो उसी को फाइनल मत समझ लीजिएगा। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, बिल्कुल जब मैं कह दूंगा कि अब कंप्लीट हो गई है, वो अपने सवालात तब पूछिएगा। मान लीजिए मेरी चौथी स्टेटमेंट के बाद या 10वीं स्टेटमेंट के बाद आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आया, वो आपने लिख लिया फटाफट, उसको पूछिए मत, अभी उसको लिख लीजिए, और जब खत्म हो जाए हमारी ट्रेनिंग तब आप देखोगे कि वो समझ आ चुका है आपको सवाल, उस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। लेकिन अगर फिर भी वो अनआंसर्ड है तो तब आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करेंगे इंसान को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और करियर ओरिएंटेशन पे बाद में जाएंगे, हम पहले थॉट प्रोसेस पे सोचना शुरू करेंगे, थॉट प्रोसेस पे बोलेंगे। थॉट प्रोसेस में क्या है कि कोई भी इंसान कैसे सोचता है, मतलब सोचता कैसे है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। आप लोगों को इस ट्रेनिंग के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। आने वाले वक्त में ये आपको अपने स्कूल की ही वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। सो इसकी चिंता मत करिए, आप नोट्स को मत करिए, जब चाहे फिर वहाँ से उस रिकॉर्डेड को दोबारा सुन के फिर बना लेना नोट्स। अभी बात को अंदर जाने दीजिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ अभी उसको समझने की कोशिश कीजिए डायरेक्टली, वो डायरेक्ट ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पेन कॉपी खोल के रखिए, जैसे ही सवाल दिमाग में, सवाल का छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए ताकि वो अगली बात मिस ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम सबसे पहले जो करेंगे वो है थॉट प्रोसेस, कि हम थॉट प्रोसेस में क्या है, पर्सनालिटी को सबसे पहले करेंगे। इन नामों पे नहीं जाना बिल्कुल आपने, पर्सनालिटी नाम कोई दे दिया वो एक टर्मिनोलॉजी है, असली बात है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है? तो एक आदमी की दो पर्सनालिटी होती है, किसी भी इंसान की दो पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी जिसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, और दूसरी पर्सनालिटी जिसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। आपको मालूम है इनका मतलब क्या है? मालूम है इन दोनों वर्ड्स का मतलब, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल? आपके बीएड में ये वर्ड्स तो आते हैं जरूर, बीएड में भी आते हैं, जेबीटी में भी आते हैं, लेकिन इनका मतलब हम अभी बता देते हैं आपको। आपस में इनको नहीं बताना, मुझे बताइए जो बताना है। आपका आपस में जो भी बातचीत है, आपका कोई अगर हिसाब किताब पुराना पेंडिंग है लेना देना, वो बाद में कर लेना। अभी बात मुझसे कर सकते हैं आप सीधे सीधे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं, पता नहीं कौन सा वर्ड मिस हो जाए आपसे, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़, फिर बाद में सवाल पूछोगे, फिर मुझे लगेगा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ और आप फिर पूछ रहे हो मेरे से। कहीं ऐसा ना हो कि सारी रात रामायण सुनो, सुबह उठ के पूछो सीता किसका बाप था, ठीक है? तो इंट्रापर्सनल होता है जब आदमी अपने आप में होता है। एक आदमी की दो पर्सनालिटी होती हैं, एक जो वो होता है और दूसरी जो वो दिखता है। होता है मतलब सेल्फ, जब वो अपने घर में है, अपने उन
उन लोगों के साथ है जिनके साथ वो एक छत के नीचे रह रहा है, मम्मी पापा, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, इन सब के साथ, या कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ बहुत लंबा वक्त हो गया बिताते हुए, वो इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी है उसकी। और दूसरी पर्सनालिटी है जब वो बाहर निकलता है घर से बाहर, तो वो कैसा दिखना चाहता है, वो अपना कैसा दिखना चाहता है। तो ये दो पर्सनालिटी होती हैं। ये दोनों किसी आदमी की सेम भी हो सकती हैं कि वो अपने बच्चों और दूसरे बच्चों से सेम बिहेव करे, और ये दोनों की अलग भी हो सकती है। आपको ऐसे बहुत पेरेंट मिलेंगे जो आपके पास पेरेंट टीचर मीटिंग में आके कहेंगे कि ये घर में तो बहुत जिद्दी है, मानता नहीं है। आप कहते हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। उनका पेरेंट्स का देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि वो जो घर जाता है तो दूसरी पर्सनालिटी बिहेव करना शुरू कर देती है, और स्कूल में आता है तो दूसरा। ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो स्कूल में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं जी हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो भी सही है अपने एंगल पे, और आप भी सही हो, बिकॉज आपकी ऑब्जर्वेशन उसकी इंटरपर्सनल पर्सनालिटी का ऑब्जर्वेशन है, और घर में माँ बाप उसकी इस पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोनों ही सही होते हैं, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है। सिंपली उनकी जैसी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से वो बात करते हैं। फिर पूरे इंसान को समझने के लिए मैंने इस पूरी की पूरी इंसानियत को, या पूरे इंसान को, या इंसानी दिमाग के थॉट प्रोसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 नामों में डिवाइड किया। पैटर्न जो बना उनके बिहेवियर का, मतलब जैसे एक बंदे का एक बिहेवियर है, उसके फिर और भी चीजें हैं उसी बिहेवियर की, तो उसको हमने एक नाम दे दिया कि ये पैटर्न जिसमें पाया गया वो ये वाला नाम है। इसलिए नामों पे नहीं जाना है, सिर्फ एक नाम है वो अलग करने के लिए। जैसे राम को शाम से अलग करने के लिए एक राम नाम हो गया, एक श्याम नाम हो गया, जस्ट दैट। इसको हमने 4 जगह पे डिवाइड किया, जिसका हमने नाम दिया लाइफ, LIFE, लाइफ। ये 4 नाम है। L का मतलब हमने यहां लिया लिसनर। ये कानों वाला लिसनर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुनने वाला लिसनर नहीं है, ये लिसनर है, नाम है जस्ट। I आइडलिस्ट, F फ्लैशी, और E एफिशिएंट। ये 4 लोग हैं, यानी कि ये 4 पर्सनालिटी हैं। अब ये पर्सनालिटी जैसे मान लो लिसनर है, LL भी हो सकती है, LI भी हो सकता है, LF भी हो सकता है, यानी कि यहां पर LL हो, यहां पर LI हो, यहां पर LF हो, यहां पर LE हो। ऐसे हो सकता है ना कि वो घर में ये पर्सनालिटी अलग अलग हो, बाहर एक ही, या उल्टा, या IFIL एंड सो मेनी ऑफ एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है ना, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। यानी अगर ये 4 समझ में आ गए तो फिर वो जो यहां पर है पता लग जाएगा, वो चारों समझ में आने चाहिए ना पहले, तो उससे पता लग जाएगा कि ये वहां पर कैसा बिहेव करता है और स्कूल में कैसा बिहेव करता है या बाहर कैसा करता है। तो समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये 4 क्या हैं। ये दोनों तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। फिर ये 4 को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये लोग कैसे हैं, किस रेशो में है। जो एफिशिएंट लोग हैं ये करीब करीब 7 से लेके 8% तक हैं, बल्कि 6 से 8% लोग हैं एफिशिएंट सोसाइटी के अंदर, और करीब 6 से 8% ही आइडलिस्ट हैं, और 1 से 2% फ्लैशी हैं। 6 और 1 7 और 6 13 यानी 87, और 8 और 2 10 और 8 18 यानी 82। 82 से 87% ये पॉपुलेशन है L लिसनर्स की। ये क्या है, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। जैसे आप इसको कभी भी उस आदमी के द्वारा कही गई बात या उस आदमी के द्वारा किया गया कोई काम या कोई एक्शन, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं करना आपने। उस आदमी के उस काम को करने के पीछे क्या चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेड लाइट जंप करना है, एक बच्चे का एक्शन है, रेड लाइट जंप करी, इन चारों ने करी,
तो चारों रेड लाइट कैसे जंप करेंगे, उसके दिमाग में कैसे चलेगा, हम वो स्टडी करेंगे। ये जो आइडियलिस्ट है ये क्या करेगा, रेड लाइट पे जाने के बाद देखेगा, जाने से पहले जंप करके कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है, क्या चालान हो जाएगा या एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, और वो उसके हिसाब से रेड लाइट जंप करेगा। ये वाला एफिशिएंट जो है ये सोच के आया था तो आज तो जंप भी करके जानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो आगे चाहे आगे जाते ही पुलिस वाले फिर पकड़ लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने बस सोच रखा था कि आज जंप करनी है। ये वो लोग हैं जो रेड लाइट पे आके खड़े होंगे, आसपास कोई अंकल या कोई आंटी या कोई लड़की आसपास हो तो फिर उनकी बाइक ऐसे करके उनकी बाइक पूरी स्पीड से वो करेगी और फिर एकदम से दौड़ेंगे, वो ऐसे भी मिलेंगे आपको। और ये वो लोग हैं जो बेचारे सुबह 6 बजे अगर पूरा रोड खाली हो और आगे रेड लाइट हो तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, पास से लोग जाते रहते हैं, जब 5-7 गाड़ियां चली जाती हैं फिर सोचते हैं कि इतने सारे जा रहे हैं, चल मैं भी चलता हूँ। ये वो लोग हैं जो इसलिए डिसीजन लेते हैं क्योंकि बाकी लोग ले चुके हैं, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा अगर बाकी इतनी सारी दुनिया कर रही है। ये बच्चा अगर सिगरेट पिएगा, अगर हम सिगरेट पीने को एक एक्शन लें तो बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है, ये आइडियलिस्ट पर्सनालिटी सबसे पहले क्या सोचती है कि पी के देखूंगा, अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू करूंगा, टेस्ट नहीं आया तो छोड़ दूंगा। ये वो लोग होते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं चीज को और छोड़ते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अब तो पीऊंगा ही पीऊंगा या अब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। ये वो लोग हैं जो सिगरेट पीने को भी स्टाइल में पीते हैं, या तो वो ऐसे करके पकड़ते हैं या वो ऐसे करके पीते हैं, ऐसे हाथ उनका ऐसे जाएगा, खड़े भी होंगे तो ऐसे होंगे लाइक दैट। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे जिनको छल्ले बनाने का भी शौक होता है, शो ऑफ जिनको करना होता है बेसिकली, है ना, तो उनका पर्पस क्या है कि वो नोटिस होने चाहिए बेसिकली। और जो लिसनर पर्सनालिटी हैं ये इसलिए पीते हैं कि यार लगा ले एक सुट्टा, नहीं यार नहीं 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 अच्छी बात नहीं होती, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, अच्छा तेरे लिए तो मैं चल कुछ भी कर, एंड दे स्टार्ट, समझ रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त पी रहे हैं, क्योंकि उनका सर्कल पी रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग पी रहे हैं। तो हम उस सिगरेट पीने को नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, पीने के पीछे के थॉट प्रोसेस को, यानी कि इन लोगों के डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर होंगे, ये पॉइंट है। जैसे आइडियलिस्ट, मैंने अभी तक, आपने क्या देखा अभी तक की बातचीत में कि आइडियलिस्ट पहले कैलकुलेट करता है अच्छा या बुरा कैसा लगा, एफिशिएंट अपनी ही धुन में उसको करना है तो करना है, फ्लैशी दिखाने के लिए, और लिसनर इमोशन के लिए, इमोशंस बेसिस पे, यानी डिसीजन मेकिंग में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। अब क्योंकि मैक्सिमम लोग लिसनर्स हैं तो सबसे पहले लिसनर्स को ही स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी खराब जितनी बर्बाद हो रखी है ये इन्हीं की वजह से हो रखा है, सारा काम खराब। अगर इनको समझ लिया हमने तो हमें, क्योंकि इन हर एक को समझना है, हमें यह भी देख समझ में आ जाएगा किसको कहने का फायदा है, किसको कहने का फायदा नहीं है, किसको समझाना है, किसको नहीं समझाना है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कह देंगे हमने तो अपना बच्चा फ्री छोड़ा हुआ है, वो चाहे जो मर्जी करे। आपको इस ट्रेनिंग के बाद पता लगेगा कि उनका फ्री छोड़ना उसका सत्यानाश कर गया। एक पेरेंट ऐसा कहता है कि हम तो अपने बच्चे को हर चीज कहते हैं, वो इसलिए खराब हो गया बच्चा क्योंकि वो उनको कह रहे थे, क्योंकि वो समझा रहे थे। तो हमें इस पूरी ट्रेनिंग के बाद समझ में आएगा कि कौन सा बच्चा फ्री छोड़ने का है और कौन सा बच्चा समझाने का है। जो समझाने का है उसको समझाना कैसे है, उसको समझ में कैसे आएगा, बस इतना सा। जैसे एक बार एक टीचर ने शायद आप में से ही पूछा था कि फिर इसका मतलब तो हम बच्चे को कुछ ना कहें जी। नहीं नहीं, पहले समझो कि उसको कहने का फायदा भी है कि नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इसको ऐसे कहने का फायदा है और इस तरह से कहेंगे तो नहीं आएगा, तो फिर मत कहो। अगर आपके कहने का फायदा हो तभी तो कहना है चाहिए ना, अदरवाइज तो क्या जरूरत पड़ी है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा जब हम इन चारों को स्टडी कर लेंगे एक बारी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लिसनर्स को, लिसनर पर्सनालिटी को हम समझते हैं। और कल फिर आएंगे हम, होमवर्क चेक करूंगा आपका।
देखिए, वर्ड्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस, शब्दों की अपनी सीमा है, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए जब आपके पास जो नोट्स होंगे वहाँ शब्दावली होगी, टेक्निकल भाषा में लिखा होगा। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो पूरी ज़िंदगी और पूरे इंसान को समझाने जा रहा हूँ, तो उसको आपने वैसे समझना है कि वो उसका क्या मतलब है, और क्योंकि वो इस तरह से डिसीजन लेता है और वो ऐसा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन पता लग जाएगा जिसको आप प्रॉब्लम कहते हो। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन उसे प्रॉब्लम कहती है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लिसनर पर्सनालिटी को। ये इसलिए हमने लिसनर पर्सनालिटी को लिया है क्योंकि करीब करीब 85% पॉपुलेशन हमारे देश में, छोड़िए धरती पर, इस तरह के लोगों की होती है। क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेचर है, किसी भी इंसान की बेसिक नेचर, जो उसे कुदरत ने बनाया है, पैदा किया है, वो जो पैदा हुआ है। जो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं वो डेवलप की जा सकती हैं, नेचर कभी भी बदली नहीं जा सकती। ये नेचर उस इंसान की वही रहेगी पैदा होने से लेके मरने तक। बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसका बात करने का तरीका बदल सकता है, वो बाकी चीज़ें सीख सकता है, चलना सीख सकता है, बोलना, उठना, बैठना और वो सब चीज़ें, कि वो उसका मन कर रहा है वैसा बिहेव करने का, लेकिन वो वैसा बिहेव ना करे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दिमाग में भी ना चले, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मैं वो चीज़ बता रहा हूं जो ओरिजिनली उस बच्चे के अंदर है। अगर वो इसके बाहर बिहेव कर रहा है, यानी कि अगर आपको एनालिसिस के बाद पता चल जाए कि वो लिसनर पर्सनालिटी है और वो इस तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब लीजिए कि वो कहाँ से सीख रहा है। ये हमारे इस पूरी ट्रेनिंग के आखिर में सबसे लास्ट एस्पेक्ट आएगा कि कहाँ से सीखता है, वो कैसे अडॉप्ट करता है उस बिहेवियर को, उसका एक्वायरिंग सेंसिटिविटी कैसी है, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो वो पता चल जाएगा कि अगर ऐसा बिहेवियर नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस यही रहेगी, ये कंफर्म है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड डिसीजन लेता हो, चाहे उसे होमवर्क करने से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, चाहे उसे कुछ भी करना हो, वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर ये पता चल जाए कि ये पर्सनालिटी लिसनर है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। कैसे? जैसे सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया, पीपल ओरिएंटेड होता है लिसनर पर्सनालिटी। इसको पहले हम दूसरे एंगल से, वो मैंने कहीं पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, इस पर्सनालिटी को हम टोटली इमोशनल पर्सनालिटी भी बोलते हैं। ये अगर डिसीजन लेता है तो इमोशन बेसिस पे लेता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक बार याद हो तो हमने बातचीत की थी रेड लाइट जंप करने के ऊपर, कि मेरा बेटा बैठा बैठा मतलब रोने लग गया कि आपने तो ऐसा कहा था कि रेड लाइट पे रुकना होता है। वो क्यों था? बिकॉज ही इज अ लिसनर पर्सनालिटी। मतलब ये बच्चे आपसे बात करते करते इनका गला भर आएगा, अपने आप आंसू टपकने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, फिर ये क्यों रोना शुरू हो गया। हम डांट किसी और को रहेंगे और आंसू इनके टपक सकते हैं, मतलब लाइक दैट। ठीक है? इनका डिसीजन मेकिंग इमोशनल बेसिस पे होता है। मतलब ये है कि इनको कि भाई क्या सब्जेक्ट लेना है, या तो ये सोच कर लेंगे कि मेरा दोस्त कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहा है, कौन से कॉलेज में जाएगा। तू कौन से कॉलेज में जाएगा? मैं इस कॉलेज में भी नहीं चलूंगा तेरे साथ। मतलब या तो वो इसलिए डिसीजन लेगा कि उसके सारे दोस्त वहां जा रहे हैं, या वो डिसीजन इसलिए लेगा कि मेरे पापा चाहते हैं, बचपन से मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, या मैं इंजीनियर बनूं, या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आईएएस बनूं, या क्या बनूं। तो वो अपना करियर जो है वो इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि मेरे वो फलाना कौन क्या चाहता है। इनके दिमाग के अंदर हमेशा एक बात रहती है, और आप इनके जबान से डायलॉग सुनते हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुना होगा ऐसा आपने बहुत सारे लोगों से, कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, या चाहता कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत आए। ये वो लोग होते हैं जो सारे डिसीजंस दूसरों के हिसाब से लेते हैं। यानी इनको अगर शर्ट भी खरीदनी है, कोई बंदा है लिसनर लड़का,
और वो कुछ खरीदना चाहता है, इवन लेडीज में भी, वो चाहेंगी कि या तो मेरी बहन मेरे साथ जाए, या मेरी माँ जाए, या मेरा दोस्त जाए, कोई ना कोई मेरे साथ जाए, मैं अकेली शॉपिंग नहीं करूंगा या करूंगी। फिर वो मान लो बाय चांस वो अकेला शॉपिंग चला भी जाए, चलो हम लास्ट में ये मान के तो कोई मिला नहीं उसके साथ जाने वाला, अकेला चला जाए, तो अब वो क्या करेगा, फाइनल सिलेक्शन कर लेगा 4 शर्ट या सूट जो भी उसने खरीदा है, 4 या 2, उनमें से वो दुकानदार से पूछेगा अच्छा तू बता तेरे को कौन सा बढ़िया लगा। क्लियर हुआ? मतलब उनको डिसीजन लेने से पहले किसी और का टिक चाहिए पक्का। कार लेनी है तो भी वो दोस्त को फोन करके पूछा ये कार सोच रहा हूं ले लूं क्या, वो सोच चुका है, डिसीजन ले चुका है, बट स्टिल दे नीड अफर्मेशन फ्रॉम सम अदर सोर्स। या अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, या अपने दोस्तों से पूछेंगे, या कहीं और कुछ नहीं मिला तो इंटरनेट पे जाके रिव्यूज चेक करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं इस चीज के बारे में। मतलब अपना डिसीजन होते हुए भी इनका अपना डिसीजन नहीं होता। इसीलिए ये लोग अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वोटिंग, वोट करने से पहले भी ये पूछते हैं लोगों से कि तुम किसको वोट कर रहे हो, और इसीलिए इनका डिसीजन अफेक्ट हो जाता है। और जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो बड़े घाघ लोग हैं, जो शातिर दिमाग हैं, वो इनके इस भोलेपन का फायदा उठाते हैं ज्यादा भीड़ दिखा दिखा कर, कि भीड़ दिख गई तो इनको लगेगा ज्यादा लोग इधर जा रहे हैं तो मैं भी इधर ही चलता हूं, क्यों वोट खराब करी, एक वर्ड घुसा दिया जाता है बीच में कि हम हारने वाले को क्यों वोट दें, जीतने वाले को देंगे। जीतने वाले को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं, बस क्योंकि लोग कह रहे हैं यही वाली लाइन, इसलिए हम भी मान लेते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ये करियर भी अपना खराब कर लेते हैं क्योंकि इनके दोस्त कहीं और जा रहे थे, इनके मम्मी पापा कुछ और चाहते थे। ये अपने डिसीजन मेकिंग मतलब दूसरों के हिसाब से ही करते हैं। अब आप ये सोचिए, ये इतने पीपल ओरिएंटेड होते हैं, ये जिस बंदे के साथ लग जाएं उस बंदे के पक्के भगत होते हैं। किसी के भी लग जाएं, राम रहीम को भी मिल गए, ओसामा बिन लादेन को भी मिल गए, नरेंद्र मोदी को भी मिल गए, अरविंद केजरीवाल को भी मिल गए। यही आपको गांव में किसी सरपंच को भी मिल जाएंगे, यही किसी एक खास इंसान को भी, आपको भी चाहने वाले मिल जाएंगे, 2-3 किसी को भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये उस इंसान को पसंद करते हैं। फिर इस इंसान की अच्छाई बुराई सब कुछ फिर उन्हीं की हो जाती है, इतने लॉयल होते हैं ये। मतलब इनका डिसीजन मेकिंग कभी भी सही या गलत के हिसाब से नहीं होता, इनका डिसीजन मेकिंग इमोशन बेसिस पे होता है। हस्बैंड ने पिटाई कर दी, लड़ाई बजी, क्योंकि ताकतवर है वो औरत, फिर भी सोचती है इमोशन बेसिस पे कि चलो मैं नहीं हाथ उठाऊंगी। या हमारे यहाँ एक कल्चर बना दिया कि उसको सीधा सीधा भगवान बना दिया, या तो पति को और माँ बाप को भी और टीचर को भी, ठीक है, तो हाथ नहीं उठा सकते हम लोग, मार पिटाई हो गई, विमेन सेल वाले आ गए, बचाने के लिए आ गए, वो क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, या फिर और वो आके कहते चलो थाने में रिपोर्ट कराते हैं, इसको बताते हैं इसकी जेल कराएंगे। नहीं, अपना ही है क्या, अपना ही पति है, मतलब लाइक दैट। समझ रहे हैं? they will not take decisions। हाँ, इनकी 3 सहेलियां अगर ऐसा डिसीजन ले चुकी होंगी तो ये भी ले लेगी। लेकिन जब तक कोई और इनिशिएटिव नहीं देगा, कहने का मतलब है कि दुकान पे अगर कोई लेने जा रहा है सामान तो भी ये देखेंगे ज्यादा सामान क्या बिक रहा है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्या आ रही है, अखबार में ज्यादा क्या चल रहा है, टीवी पे ज्यादा क्या चल रहा है, इनके दिमाग में वही चलना शुरू हो जाता है। सही या गलत नहीं चलता, बस जो ज्यादा जिसका जिक्र हो रहा है वही हो जाता है। इसीलिए इनके लिए डायलॉग बना है, जो दिखता है वो बिकता है। ये आज भी दुकान पे जाके फोटोस्टेट को जीरोक्स बोल देते हैं। ये आज भी दुकान पे जाके लेना चाहे पेप्सोडेंट हो तो कहते हैं यार पेप्सोडेंट वाला कोलगेट देना। इनके दिमाग में वो, क्योंकि रिपीटेड अगर कोई चीज आती है तो रिपीटिशन में ये लोग ऐसे हो जाते हैं। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्रेंडली होते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, हर किसी का अच्छा चाहते हैं।
किसी का भी बुरा नहीं चाहते। कलम अगर इनके हाथ में हो, ताकत अगर इनके हाथ में हो, तो ये गलत डिसीजन ले सकते हैं इमोशन बेसिस पे। इनके सामने जाके कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ से इनको डिसाइड करना है कि गलत क्या है सही क्या है, हाथ जोड़ के यार तो मतलब मर जाएंगे पागल, अच्छा, तो ये गलत आदमी को सजा भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको हम लोग कहते हैं कलम के माड़े नहीं होते। ये उससे हो सकता है कि करप्शन भी बढ़ जाए, हो सकता है अपराध भी बढ़ जाए, क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इमोशन बेसिस पे इनको कोई रिश्तेदार आके पकड़ ले, किसी की सिफारिश लगवा दे, या रिलेशनशिप में आकर के इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है इनको। तो इसलिए हार्ड वर्किंग इतने होते हैं, काम कितना ही करा लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अपनी अकल से नहीं करेंगे। दोनों चीजें आपको बहुत क्लियरली पता लगनी चाहिए। इनसे आप जितना मर्जी काम करवा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो ये अपने आप करें तो नहीं करेंगे। यानी कि अगर इसको बोल दिया बेटा एक काम कर, जा शंकर की दुकान से ना टाटा का नमक ले आ, उठेगा जाएगा वापस आके बोलेगा वहां तो नहीं मिला, टाटा का तो नहीं मिला, तो अगले वाली से ले आता। आपने कब कहा था? आपने बोला ही नहीं था। दोबारा भेज दिया, दोबारा फिर आया कि नहीं मिला, तो अगली से ले आ, तो आपने कहा ही नहीं। 2 बार में भी नहीं समझ आएगा, तीसरी पे भी नहीं मिला तो आ जाएगा तो बोले टाटा का नहीं मिला कोई और ले आता, कहता आपने ये भी नहीं कहा था। आपने कहा जाओ बेटा, जाके ना अंदर टेबल पे मेरी चाबी रखी है स्कूटर की, कार की, ले आओ। वो जाएगा वापस आएगा, नहीं मिली। देखा यार अभी टेबल पे नहीं है, सोफे पे या कुर्सी पे रखी थी, तो ये रखी तो थी, आपने तो टेबल पे कहा था। समझ रहे हैं? आपने तो टेबल पे कहा था। तो अगर टेबल पे कहा था तो टेबल पे ही देखेंगे। जाने और आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है कि जो आपने बोल दिया ये उसी पे फोकस इतना कर देते हैं, वही करेंगे। 3 काम इकट्ठे बोल दिए, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि भाई एक काम करना, बाहर कपड़े सूखे हुए हैं, दूध इस पे रखा है और पानी जो है बाथरूम में चल रहा है, इनको बंद कर देना, तो दूध भी निकलेगा पक्का, पानी भी चलता रहेगा और बारिश आ जाएगी तो कपड़े भी सूखते ही रहेंगे, क्योंकि आपने 3 बोल दिए एक साथ। ये इस तरह के बच्चे होते हैं कि ये यहां बैठा हुआ है, किचन इधर है, मम्मी इधर है, दूध निकल रहा है, तो वो कहेगा मम्मा दूध निकल रहा है खुद उठ के नहीं जाएगा जब तक आप नहीं कहोगे। आप देख रहे हो कि तेरे को नहीं दिखाई देता क्या? तू नहीं कहा ठीक है, आपने बोला ही नहीं। आपको इनके माँ बाप ऐसे डायलॉग बोलते हुए नजर आएंगे, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, अब तो अपनी अकल से कुछ सोच लिया कर। और ये जब जवाब देने की बारी आती है तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, बदतमीजी नहीं करेंगे। वैसे बच्चा बहुत प्यारा है, वैसे कोई कमी नहीं है इसमें, बस पढ़ता ही नहीं है, या कह लो कि अपनी अकल से नहीं करता। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार हर बात पे थोड़ी ना कहूंगी मैं, हर बात पे थोड़ी ना कहना पड़ेगा। इनको वेग स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। वेग स्टेटमेंट कैसी? जैसे आपने क्लासरूम में बोल दिया, स्कूल में पढ़ाते हुए बोल दिया, या प्रेयर में बोल दिया, बेटा सुबह जल्दी उठना है, तो अब इनको एक डाउट आ जाता है कि यार 8 बजे से जल्दी 7 बजे, 7 बजे जल्दी 6 बजे, 6 से जल्दी 5, कौन से को टाइम को जल्दी कह रहे हैं, समझ में नहीं यार। दे कांट अंडरस्टैंड द जल्दी वर्ड। आपको बता दिया आपने क्लासरूम में खड़ा होके कि बेटा सुबह 6 बजे उठना है, मान लो बाय चांस बोलते हुए मैंने इस बच्चे की तरफ ध्यान देके बोल दिया बेटा 6 बजे उठना है, तो अब जो बाकी के लिसनर है ना सोचेंगे उनको बोला था बस, अपने को तो बोला ही नहीं समझ रहे हैं? उनको ये लगता है कि मेरे लिए बात नहीं हो रही थी, बाकी सबके लिए हो रही थी, मैं नहीं था। अगर मेरे लिए होती तो मुझे कहा जाता। इतनी क्लैरिटी चाहिए इनको। यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई ममता भी उस काम को पूरा कर ले तो बोलना पड़ेगा ममता बेटा सुबह 6 बजे उठना है कल तेरे को, ठीक है जी। तो अगर रोहन को भी बोलना है तो रोहन को भी बोलना पड़ेगा रोहन सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। यू नीड टू बी मतलब यू नीड टू कंफर्म कि तेरे को भी उठना है, फिर चाहे क्लासरूम में अलग से बुला के बोलना पड़े उसको कि बेटा सुबह 6 बजे उठना है सुबह कल। हाँ जी। इनको क्या होता है,
ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं, तो ये मैडम ओरिएंटेड भी होते हैं, सर ओरिएंटेड या मैडम ओरिएंटेड। इनकी फेवरेट मैडम कौन सी होती है पता है? इनकी फेवरेट मैडम वो होती है जो इनसे चाक का डब्बा मंगवा ले, जो इनसे पेन मांग ले, जो इनकी कॉपी पे कुछ लिख दे, जो पूरी क्लास में एक बार इनका नाम बोल दे, जो कुछ भी कह दे बस इनके बारे में, एक बार इनका नाम ले दे बस किसी तरह से, या इसकी तरफ इशारा करके उससे कुछ मांग ये दे या कुछ दे दे, बेटा ये कुर्सी साफ करना एक बारी, बेटा ये करना बोर्ड साफ, बेटा ये 3 बच्चों को अगर आपने इस काम पे लगा दिया अलग अलग, तो 3 बच्चों की आप फेवरेट हो गए। जाते इन तीनों का आपका काम पक्का होएगा, बाकी चाहे किसी का ना होए। अब कितनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग। देखो आप क्लासरूम के अंदर, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए मेरी क्लास में कौन सा लिसनर है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक बार उसका नाम पक्का बोलना है, एक बार बेटा और उसके नाम के साथ कुछ कमांड देनी है, और उससे कुछ काम करवाना है अपना, चाहे कुछ भी करवा लो आप। चाहे उधर आपकी कॉपी रखी है, वो उठा के बेटा पकड़ाना एक बारी, उसको वो उठ के जाएगी, कॉपी पकड़ाते ही बस मैडम हो जाएगी अपनी, ये अपने को काम बोला है। ऐसे बच्चे होंगे ना, घर जाते ही कहते मेरी वो फलां मैडम मेरी फेवरेट है। आप ध्यान देखोगे वो वाली फेवरेट इसलिए क्योंकि आप उससे कुछ थोड़ा मोटा काम करवाते हो, वो इसलिए फेवरेट है आपकी। घर में इनके माँ बाप इनको खराब करते हैं ये कहकर कि तू तो पढ़ ले, काम तो मैं कर लूंगा या कर लूंगा। ये अपने से कनेक्शन तोड़ते हैं। इन बच्चों से जब आप काम करवाते हो तो इनको अच्छा लगता है, तो इनको अपनेपन की फीलिंग आती है। इनको आप ये कहोगे ना तू हेल्प नहीं कराता मेरा या है कराती, तू कुछ कराता नहीं है, तो बहुत खतरनाक इंप्रेशन जाता है। इनको लेबल नहीं करते कभी भी, इनको लेबल नहीं किया जाता। उनको ये नहीं बोलना, पता है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप झूठ उसको ये नहीं कहोगे कि तू झूठ। उस बच्चे को ये कह दिया कि तू झूठ बहुत बोलता है, तू कहना नहीं मानता, तू काम नहीं करता, तू निकम्मा है, तेरे बस की बात नहीं है, तो ये मान लेते हैं। ये अगर ये एफिशिएंट पर्सनालिटी होगा ना, एफिशिएंट को बोलोगे ना कि तेरे बस का नहीं है, वो कहेगा कैसे नहीं है बस का, करके दिखाऊंगा। अब तो वो ऐसे करके बोलता है। उसको बोलोगे ना तेरे बस का दूध ये तू गिलास नहीं खत्म कर सकता, फिर तो गट गट पूरा पेट भरा होगा तो भी पी जाएगा। लेकिन अगर इसको बोल दोगे तो ये मान लेगा आपकी बात। तो इन बच्चों को जब बचपन में कहा जाता है ना, अरे गंदा बच्चा, दादा की डायलॉग में आता है गंदा बच्चा, दादा के डायलॉग में एक और आते तो बहुत शरारती है, ये तो कहना नहीं मानता, ये तो कुछ नहीं सुनता, अनजाने में कहे जाते हैं डायलॉग। और अगर वो डायलॉग लिसनर को बोले जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने उसको वैसा बना दिया जैसा आपने डायलॉग बोला है। अब सोचो आप, आपके आसपास कितना खराब बातें हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन आदमियों को पता नहीं है कि जो वो कर रहे हैं या जो वो कह रहे हैं वो कितना खतरनाक है। आईएसआईएस को उग्रवादी मिल जाते हैं, ओसामा बिन लादेन को लोग मरने वाले मारने वाले में, ये लोग क्या कहते हैं तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। अपनी मैडम अगर इनकी फेवरेट है ना, तो मैडम को कुछ भी कह दिया ना किसी ने, तो फिर वो नहीं है। मेरा बच्चा आके एक बार बोलता है, नहीं मेरे बच्चे को लेने गया मैं स्कूल से बस स्टॉप से, तो क्लास में 3 बच्चे वो खिड़की से बाहर सर निकाल के बोलते हैं, अंकल आज यशस्वी मैम को गालियां दे रहा था। मैंने कहा यशस्वी तो कभी गाली नहीं दे सकता, ऐसा तो कोई माहौल नहीं है। फिर मैं उसको कभी पूछता नहीं हूं तुमने क्यों दी, क्योंकि ये गलती करते हैं हम लोग ना, उसको गलती पूछते हैं और फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि तू गलत है। कभी भी इन बच्चों को गलत साबित मत करो, जस्ट हैव फेथ, यकीन रखिए। इनको आप इतना यकीन दिला दीजिए कि हम तुम पे भरोसा करते हैं, ये बच्चे आकर के सच बताएंगे आपको। उस दिन मत उनको प्रेशराइज कीजिए, उस दिन मत गलत साबित कीजिए। फिर ये आपको किसी रोज आएंगे और उस दिन आके बताएंगे मैडम मैं उस दिन झूठ बोल रहा था, असली बात ये थी। ऐसा हुआ होगा किसी बच्चे के साथ जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया होगा।
ये वो लिसनर्स हैं। तो मैं इसलिए कभी नहीं पूछता उससे कि तुमने ये गलत कर दिया या तुमसे ये गलत हो गया। मैं उसके जस्ट कंधे पे हाथ रख के चल रहा, और स्कूल मस्त रहा, मज़ा आया, हाँ खूब मज़ा आया। मैं जस्ट इतना ही पूछता हूँ कि स्कूल में मज़ा आया, हाँ मज़ा आया। फिर आज तो पूरी गालियाँ गुलियाँ दी फिर मैम को, हैं मज़ा आया होगा? नहीं पापा जी मैंने नहीं दी। फिर किसने दी? वो थे, ऐसे करके उसने 2-3 बच्चों के नाम लिए। क्या गाली दी? कुछ नहीं, वो कह रहे थे मैम गंदी है। वो गाली थी मतलब उनके लिए ना, मैम गंदी है। मेरे को उन्होंने मैम को गंदी क्यों कहा? उन्होंने कहा क्योंकि मैम ने, फिर एक बच्चे का नाम लिया, पता नहीं योगेश के क्या, ये मैं यूकेजी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब बिल्कुल छोटा सा, कि उसको मैम ने चांटा मारा। उसको मैम ने चांटा क्यों मारा? क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और उसका सिर लग के उसका सिर फूट गया। अब हुआ क्या, कहानी सुनिए क्या थी, कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया, उसका सिर फूट गया, उसको ब्लड आ गया, तो जिसने धक्का दिया था उसको मैम ने चांटा लगा दिया। तो 3 लिसनर्स जो उसके दोस्त, जो उसके गैंग के थे, मतलब ये मैं वह पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, वो 3 जो उसकी गैंग के थे, उन्होंने डिक्लेयर किया मैम को कि मैम गंदी है, और यशस्वी उनके पीछे खड़ा था। तो वो जो सामने उसकी दोस्त बैठी थी हर्षिता, उसको लगा कि वो भी उनके साथ ही शामिल है। इतनी सी कहानी थी, ये कंप्लीट पता लगे, और मेरे को क्लैरिटी हो गई कि ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं किस पॉइंट पे आ रहा था कि उन तीनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके आदमी को मारे। ये लिसनर्स के साथ होता है। ये अपने जिस आदमी को ये अपना आइडियल मानते हैं, मान लीजिए अपने पापा को मानते हैं, अपनी मम्मा को, अगर लड़की अपनी मम्मा को आइडियल मानती है तो आप देखेंगे इनके डायलॉग डिलीवरी भी बिल्कुल सेम होगी, सेम कॉपी करते हैं, या अपने दादा को या अपनी दादी को या अपने पापा, या इवन मोटरसाइकिल पर बैठने का तरीका, कार में बैठने का तरीका वैसे ही, मतलब उसी स्टाइल में, मतलब कुछ भी काम करना है, पेन भी निकालना है जेब से, उसी स्टाइल में निकालेंगे जिस स्टाइल से वो निकालते हैं। ऐसे देखे होंगे आपने बच्चे आसपास, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से लोग हैं। हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने बताया, इनसे आप काम करवा सकते हो, बट आपको बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा। मान लीजिए ये बच्चा टीवी के आगे बैठा हुआ है और आके पापा आए, इसके सिर में बजाया, है क्या सारा दिन टीवी, चल जाके कुछ काम कर ले, जो कि बहुत रूटीन है। रिमोट हाथ से लिया, या फिर मम्मा क्या करती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सो रहा है, मम्मा कमरे में एंटर की, उठ ले बेटा 7 बज गए, सामान उठाया फिर बाहर चली गई, ये नहीं उठेगा। फिर आई, क्या सारा दिन सोते रहते हो, मतलब ये कोई तरीका होता है, टाइम से उठ नहीं सकते हैं, और फिर आके चली गई, ये फिर भी नहीं उठेगा। ये तब तक नहीं उठेगा जब तक आप इसको उठने का कोई मोटिव नहीं दोगे। सुबह उठने की इसको तब तक बिल्कुल जल्दी नहीं होएगी जब तक इसको आपने मोटिव नहीं दिया। अगर आपने इसको जा करके इसको हाथ लगा के ये कह दिया कि बेटा वो पेन रखा है वो पकड़ाना जरा उठ के, तो बचपन से ये उठेगा, पेन पकड़ाएगा और फिर नहीं सोएगा। लेकिन अगर आप इसे कह दोगे उठ ले, तो उठने के बाद क्या करना इसको नहीं क्लैरिटी है, तो इसका मन नहीं करेगा उठने का। समझ रहे हैं आप? या अगर आपने कह दिया तो उठता ही नहीं, तो मतलब आपने लेबल लगा दिया उसके ऊपर, अब वो नहीं उठेगा, अब आपने उसको कर दिया साबित। आप इसको कहोगे तू अच्छा बच्चा है, इसका असर हो सकता है आधा घंटा रह जाए, लेकिन अगर आपने नेगेटिव लेबल लगा दिया तो लाइफ टाइम के लिए लगा दिया, फिर समझिए। तो नेगेटिव लेबलिंग बहुत खतरनाक है ऐसे बच्चों के केस में। और हमारे पेरेंट्स में से 95% पेरेंट्स को इस बात का नहीं पता है कि उनकी लेबलिंग कितना नुकसान कर रही है उनके बच्चे की पूरी लाइफ को डिजाइन करने में। अगर उस बच्चे को टीवी देखते हुए हमने ये कह दिया, पास से गुजरते हुए, जाके कुछ काम कर लेना, वो नहीं उठेगा टीवी से। उसको आपने घर छोड़कर आ गए, उसकी छुट्टी है फॉर एग्जाम्पल, आप ड्यूटी से आए, वापस जाओगे, वो आपको नहाया हुआ भी नहीं मिलेगा। सुबह जहां सोफे पे छोड़ के गए थे ना, वहीं बैठा मिलेगा कि सुबह से ऐसे ही यही टीवी देखे जा रहा है। वो जो करता है बस करता ही जाता है। तो आपने उसको कोई हैबिट नहीं डाली है इस टाइप की। आपने अगर उसे बोल दिया चल उठ के जाके कुछ काम कर ले, उसको वो कुछ
क्या होता है कभी समझ में नहीं आएगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने उसको बोल दिया जा उठ के मैथ पढ़ ले, वो जाएगा अपनी स्टडी टेबल पे, मैथ की किताब खोल के बैठ जाएगा, आगे नहीं होएगा कुछ भी। अगर आपने बोल दिया जा चौथा चैप्टर कर ले जाके मैथ का चौथा चैप्टर खुल जाएगा, 3 सवाल पे जाके रुक जाएगा। होता है ना डिट्टो। ऐसे पेरेंट्स, आप पेरेंट हो, आप में से जिसके बच्चे लिसनर्स हैं वो डिट्टो यही करेंगे, इससे बाहर वो उनका बिहेवियर जा ही नहीं सकता। अब वो क्या करता है, मान लीजिए वो काम कर रहा है, करते करते उसकी नजर पड़ गई साइड में मोबाइल पे, गिलास पे, किसी कॉपी पे, तो उसी को देखता रह सकता आधा घंटा। वो ऐसा लगता है जैसे अपनी मस्ती में ही मस्त है, एकदम परम सुख आनंद में होता है वो। अब उस बच्चे को अगर आपने ये कह दिया कि चौथे चैप्टर के पहले 4 सवाल करके ले आ, आपको पता है वो सवाल कुछ भी पूछ सकता है। आपने बोल दिया कि हाँ चलो पहले इस बात को कंप्लीट कर लेता हूं कि चलो चौथी एक्सरसाइज के पहले 4 सवाल कर ला, तो हो सकता है वो 1 घंटे में आए, हो सकता है वो आधे घंटे में आए, हो सकता है वो आए ही ना। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया 4 सवाल 20 मिनट में करके ला और चेक करा, तो आ जाएंगे। अब समझ आया आपको? इनको इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्ट जो आप करवाना चाहते हो या जो बताना चाहते हो। मैंने बोला बेटे को, मैं चेक करता रहता हूं ऐसे करके ना, जा ऑफिस से ना टिश्यू पेपर उठा ला। मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था अपने इंस्टीट्यूट पे, और तो वो गया, ब्लाइंड खुले हुए थे, मैं उसको देख रहा था, वो गया जाके टिश्यू पेपर को हाथ लगाया, फिर वापस आया, पापा जी 1-2 लेके आऊं कि पूरा डब्बा उठा लाऊं? आप बोलोगे गिलास ले आ किचन से, कांच का लाऊं कि स्टील का लाऊं? ये लाऊं कि वो लाऊं? ही विल आस्क यू द क्वेश्चंस जो क्लैरिटी नहीं होगी। पापा जी हाँ जी, ये हम गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे बैठे हुए, सबसे पीछे एक ट्रक जा रहा था हमारे पीछे, हमने ट्रक को ओवरटेक किया और फिर ट्रक को साइड में से एक बाइक ने ओवरटेक किया और फिर हम हाईवे पे आ गए। पापा जी हाँ, ट्रक बड़ा होता है कि बाइक बड़ी होती है? मैं ट्रक होता है यार बड़ा तो। अच्छा बाइक बड़ी होती है कि जीप बड़ी होती है? जीप होती है भाई, बता। अच्छा फिर ट्रक बड़ा होता है तो उससे बाइक आगे क्यों निकल जाती है? भाई बाइक जो है ना वो हल्की होती है। अच्छा जो हल्की होती है वो तेज भागती है? हाँ, फिर बाइक से आगे बस क्यों निकल जाती है? अगर हल्की चीज तेज भागती है तो बाइक से आगे जीप क्यों निकल जाती है? उसका इंजन बड़ा होता है कि बॉडी बड़ी होती है, तब कौन सी वाली फास्ट भागती है? देखिए जरूरत के हिसाब से भी होता है। तो बस को जरूरत नहीं होती तेज भागने की, ट्रक को जरूरत नहीं होती तेज भागने की। नहीं, उसमें बहुत सारा सामान होता है यार, वो लोडेड होती है। तो बस में भी तो होती है, वो तो तेज भागती है, उसमें तो बहुत सारे लोग बैठते हैं। मतलब यू विल सी कि वो इतने सारे सवाल पूछेगा आपसे, पूछते ही रहेगा, इतना इनक्विजिटिव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहां तक इतने सवाल पूछ सकता है कि हो सकता है कि आपको आखिर में यह कहना पड़े कि फालतू दिमाग मत खा मेरा। और जैसे ही आप ये बोलते हो कि दिमाग मत खा या मेरे को नहीं पता, अपनी मैडम से पूछ लियो, उसी टाइम वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसी टाइम वो आपसे डिस्कनेक्ट होकर के आपको रिजेक्ट कर देंगे। द मोमेंट यू स्टॉप आंसरिंग देम, द मोमेंट दे स्टॉप लर्निंग। उसी टाइम सीखना बंद कर देते हैं। क्लासरूम के अंदर अगर वो पढ़ा रहे हो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो लिसनर्स होंगे और आप उनसे पूछ लेना बेशक एक को बुला करके कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है। वो तीसरी लाइन पे अटक गए मान लो, या तो वो तीसरी लाइन पे ही पूछेंगे, पूछ लिया तो क्लास में सिलेबस नहीं पूरा होना आपसे। आपने एक डेकोरम ऐसा बना रखा है कि जिसने पूछना हो बस स्टाफ रूम में आके पूछना। स्टाफ रूम में आपके पास और बहुत सारे काम है तो टाइम ही नहीं है आपके पास, फिर वो ट्यूशन्स के भरोसे हो जाएंगे। अगर वो बच्चा तीसरी लाइन पे अटक गया
आपका 40 मिनट का लेक्चर खत्म हो जाएगा, वो तीसरी लाइन से आगे चौथी लाइन पे जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो चौथी लाइन पे चला जाए। और आपने अगर सवाल पूछने की टेंडेंसी इन बच्चों की बंद करी हुई है तो समझ लीजिए ये नहीं सीख रहे हैं, आपकी क्लासरूम में लर्निंग टेंडेंसी 0 है, 0। याद करना, रट्टे मार के पेपर देना अलग बात है, सीखना अलग बात है। अगर ये बच्चा पूछ नहीं रहा तो ये बच्चा सीख नहीं रहा, ये रूल है इसके दिमाग का। बाकी की 3 पर्सनालिटी आपसे पूछे ना पूछे उनका अपना दिमाग चलता है, वो अपने कंसेप्ट तैयार करते रहते हैं, इनका अपना कोई कंसेप्ट नहीं होता, इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। ये जीते भी दूसरों के लिए हैं, सोच तो भी दूसरों के हिसाब से हैं, कॉन्सेप्ट भी दूसरों का अडॉप्ट करते हैं, किताबों में क्या लिखा है, रूल क्या कहता है, मेरे मम्मी पापा क्या सोचते हैं, मेरे टीचर क्या बोलते हैं। आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे पेरेंट्स के कि मम्मी की बात नहीं मानती क्योंकि मैडम ने ऐसे बोला है, क्योंकि वो मैडम फेवरेट है तो जैसे मैडम ने बोला है वैसे ही होएगा। ना जी ना, मजाल नहीं है दूसरा तरीके से कोई समझा दे। फिर वो मैडम उसकी फेवरेट किस दिन जाएगी? जिस दिन मैडम कनेक्शन काट देगी, जिस दिन मैडम सवाल का जवाब नहीं देगी, जिस दिन मैडम उसका नाम नहीं लेगी। लगातार 3-4 दिन नाम नहीं लिया मैडम ने तो मैडम गायब हो जाएगी, स्मृति से ही गायब हो जाएगी। You will have to be conscious about that. आपकी डायलॉग डिलीवरी में कितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। जाओ बेटा, टेबल पे देखो मेरी चाबी रखी है, टेबल पे ना मिले तो कुर्सी पे चेक कर लेना, वहां भी ना मिले तो फ्रिज पे चेक कर लेना, यहां तक कह के भेजोगे तो 3 ही जगह चेक होएंगी। और इसी सीरीज में चेक होएगी, ऐसा नहीं है कि पहले फ्रिज पे चेक कर लेगा, ना जी ना, पहले कुर्सी उधर ही चेक होएगी, ऐसे ही। और अगर आपने कह दिया कि यहां भी ना मिले तो उधर उधर देख लेना जहां मर्जी मिले, फिर हो सकता है इधर उधर ऐसे करके नहीं मिली, वार्डरोब से कुछ लाने को बोल दिया, सामने रखा हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने बोल दिया नीचे वाले में रखा था, वो तो ऊपर दिख रहा था सामने, वो सामने नजर नहीं आता, नीचे देख के आ जाएगा। इवन वहीं खड़ा खड़ा भी सामने रखी चीज नजर नहीं आएगी उसको, बिकॉज उसने आपके वर्ड्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट किया है। आप सोचिए, इन बच्चों को अगर आप फ्री छोड़ दोगे, इन बच्चों को आप ये कह दोगे कर ले बेटा जो करना है, कैन दे टेक अ राइट डिसीजन? आई डोंट थिंक। ये कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर ये सही डिसीजन नहीं ले सकते तो ये जिम्मेदारी किसकी है फिर सही डिसीजन लेने के बिहाफ पे? इनके माँ बाप की। माँ बाप को बालक ही पढ़ने नहीं आते, उनको पता ही नहीं बच्चे कितने टाइप के होते हैं। फिर किसकी आती है? टीचर्स की। टीचर्स को भी नहीं पता। फिर किसकी आती है? पॉलिसी मेकर की। उसको भी नहीं पता। अगर किसी को पता ही नहीं इस इंसान को डील कैसे करना है तो उसको डील कैसे कर रहे हो आप? सोचो तो सही। फिर वो सर्कस वाले शेर की तरह सिखा रहे हो? आप तो ट्रेंड कर रहे हो, आप सिखा तो रहे ही नहीं। भाई यहां डंडा मार दिया तो ऐसे सीधा होना है, अटेंशन बोलते ही ऐसे हो जाओ, विश्राम होते ही ऐसे हो जाओ, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली, क्वाइट, चुप। यू कांट स्पीक। आप इतना अच्छा नहीं बोल सकते कि वो आपको सुनने के लिए चुप हो जाएं। आपको बोलना पड़ेगा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आपकी क्लासरूम इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो सारे चुप हो जाए। सारे चुप बैठे हैं, आप सुन कैसे रहे हो? क्योंकि आपसे रिलेटेड चीज है। अगर बच्चों को क्लासरूम में उनसे रिलेटेड चीज नजर आ जाए, उनके मतलब की चीज हो जिसमें उनका इंटरेस्ट बने, और टीचर उनका फेवरेट हो जिसका चुप होते ही वो लगे कि मेरा टीचर नाराज हो जाएगा, एकदम चुप हो जाएंगे वो सारे के सारे, अगर टीचर उनका फेवरेट है तो। बट क्योंकि हम अपने घर वाली टेंशन में इतने उलझे हुए हैं, ऊपर से किसी ने कुछ कह दिया, ऊपर से प्रिंसिपल मैडम आते ही मैं क्या, अपना मूड तो खराब हो गया। स्कूल में क्लास में गए हैं, अगर खराब मूड से क्लास में गए हैं तो हाउ विल यू स्माइल? एंड इफ यू विल नॉट स्माइल, हाउ विल यू कनेक्ट विद देम? इन लिसनर्स की बात हो रही है, बाकियों पे आपकी बातों का असर नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन क्योंकि ये 85% है तो यू कांट इग्नोर देम। बाकी की सारी पॉपुलेशन अपने रास्ते खुद ढूंढ लेती है। इसीलिए आप सक्सेस रेट देखोगे अपनी क्लासरूम का तो 10% से ऊपर सक्सेस रेट नहीं मिलेगा।
आप सोसाइटी का भी सक्सेस रेट देखोगे तो वो 10%, वो बाकी के 3 कैटेगरी हैं। ये तो वो कर रहे हैं जो मिल गया सो चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, देख रहे हैं भाई कट रही है भाई, ये तो वो कैटेगरी है। एंड आपने इसको टोटली इग्नोर किया हुआ है, बिकॉज ये रजिस्ट नहीं करते, बिकॉज ये गालियां नहीं देते, बिकॉज ये विद्रोह नहीं करते, बिकॉज ये जैसे चल रहा है चलने देते हैं, इसीलिए हम इनको इग्नोर करते रहते हैं। वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू एजुकेट देयर पेरेंट्स, वी नीड टू एजुकेट देयर टीचर्स। अगर नहीं किया तो यूं ही चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सिस्टम को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोग ही नहीं है जो दूसरे इंसान को समझे, इंसान को इंसान समझे। हम तो ह्यूमन को रिसोर्स पढ़ते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव को संसाधन बना दिया उन्होंने, इस्तेमाल करने की चीज बना दी। यू विल यूज देम। उनको कोई बताए चीजा बरती दिए बंदे बंदे नहीं बरती थे, क्या गाना नहीं है कैसा? चीजें बरतने के लिए होती है, इंसान थोड़ी ना होते हैं। बट हम इंसान को संसाधन बनाए बैठे हैं। हमें बताना होगा सोसाइटी को, इंसान है, संसाधन नहीं है, जीता जागता है। हमें उसके बारे में सोचना होगा, एक एक बच्चे के बारे में सोचना होगा। किसको इग्नोर करोगे आप? जिसको इग्नोर करोगे वही आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हर बच्चे को सोचना होगा। अब इन बच्चों को फ्री छोड़ना इनके लिए कितना खतरनाक है, और गलत डिसीजन दे देना कितना खतरनाक है, सोचिए। वो जिस चीज के लिए बने हैं आपको खुद मालूम नहीं है, माँ बाप को खुद मालूम नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा उनके बिहाफ पे? मेजोरिटी डिसाइड करेगी, लोग डिसाइड करेंगे। और लोग क्या करते हैं? सुरली छोड़ देते हैं, कंपटीशन इतना है जी, और वो भी सोच लेते हैं कंपटीशन इतना है जी, और वो भी मान लेते हैं कि हम निकम्मे हैं, हमारा ही पेपर पास नहीं होता। ये बच्चे बेचारे आईएएस की तैयारी करने बैठते हैं कि मम्मी पापा चाहते थे आईएएस बने, पर आईएएस की तो लिमिटेड है क्लास, वो सीट्स, एचसीएस की भी लिमिटेड है, टीचर्स की भी लिमिटेड है, सारी पोस्ट लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन टैलेंट लिमिटेड नहीं है, टैलेंट अनलिमिटेड है। हम उस तरफ ध्यान देना बंद कर गए, बेसिकली टैलेंट की तरफ। ग्रेट टीम प्लेयर मतलब ये बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं, बहुत बढ़िया फॉलोअर होते हैं। अब क्या होगा? अब लीडरशिप क्वालिटी की बात आती है। अगर आप इनको, आप में से जो लिसनर्स होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लिसनर हूं, वो क्या कहते हैं? जिम्मेदारी दे दो हमारे को जो मर्जी, काम करवा लो जितना मर्जी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, लीड नहीं करेंगे, हमारी कोई मानता ही नहीं। दे विल फील लाइक, क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि क्यों इसको परेशान किया, क्यों दुखी किया अपने शब्दों से। अब इनके साथ क्या दिक्कत होगी? आपने ऐसे बच्चों का क्या इलाज देखा होगा हमारी सोसाइटी के अंदर, खास तौर पे गांव में? क्या करें मैम?